अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज की इस वीडियो में हम 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे। First of all, if A, B and C are three given sets, अगर हमारे पास A, B, C कोई से 3 सेट्स हैं, operations of union and intersection can be performed on them in the following ways. हम उनके ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो इन इन तरीकों से कर सकते हैं। यानी पहला तरीका क्या है, हम पहले बी और सी का यूनियन ले लें, जो जवाब आए उसका ए के साथ यूनियन ले लें। दूसरा तरीका ये है कि हम ए और बी का पहले यूनियन ले लें और जो जवाब आए उसका फिर सी के साथ यूनियन ले लें। तीसरा तरीका ये है कि हम पहले बी और सी का यूनियन ले लें, जो जवाब आए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। चौथा तरीका ये है कि हम पहले ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, जो जवाब आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। पांचवा तरीका ये है कि हम पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करें, जो आंसर आए उसका ए के साथ यूनियन फाइंड कर लें। छठा वे ये है कि हम ए और सी का पहले इंटरसेक्शन फाइंड करें, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करें और जो दोनों के आंसर्स आए उनका यूनियन फाइंड कर लें। सेवंथ वे ये है कि हम पहले ए और बी का यूनियन लें, जो आंसर आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। एट्थ वे में हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं और जो आंसर आए उसका सी के साथ यूनियन ले सकते हैं। नाइन्थ वे में हम ए और सी का पहले यूनियन ले सकते हैं, फिर बी और सी का यूनियन और जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनका बाद में इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर मेरे पास ए की वैल्यू हो 1 2 3, बी की वैल्यू हो 2 3 4 5 और सी की वैल्यू हो 3 4 5 6 7 8, तो जो पीछे ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं हम उनको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें बी यूनियन सी सिंपली बी और सी का यूनियन है, विच इज 2 3 4 5 6 7 8। देन इसका जो आंसर आया उसका मुझे ए के साथ यूनियन फाइंड किया हुआ है मैंने, तो 1 2 3 और 2 3 4 5 6 7 8 का जो यूनियन है वो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। सेकंड ऑपरेशन के लिए पहले ए और बी का यूनियन, विच इज 1 2 3 4 5। देन ए यूनियन बी का जो आंसर आया उसका सी के साथ यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो दोनों ऊपर वाला पहले वाला और दूसरे वाला ये दोनों सेम है। तीसरे ऑपरेशन के लिए पहले बी यूनियन सी फाइंड किया मैंने, विच इज अगेन 2 3 4 5 6 7 8। जो आंसर आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड किया हुआ है। तो अगर मैं बी यूनियन सी और ए में देखूं कि कॉमन क्या है, तो मुझे सिर्फ 2 और 3 ही नजर आते हैं, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एंड 3 लिखा हुआ है। फोर्थ ऑपरेशन के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए और बी में जो कॉमन है वो सिर्फ 2 और 3 ही है। देन इसका मैंने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो 2 3 और सी में सिर्फ 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 आंसर में लिखा हुआ है। फिफ्थ ऑपरेशन के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 3 4 5 कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने 3 4 5 लिख दिए हैं। देन आंसर का ए के साथ यूनियन फाइंड किया, तो 1 2 3 यूनियन 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5। सिक्स्थ ऑपरेशन के लिए पहले मुझे ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए और सी में सिर्फ 3 कॉमन है, तो सिर्फ 3 आंसर में आया हुआ है। देन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, बी और सी में 3 4 5 दोनों कॉमन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो दोनों का यूनियन 3 और 3 4 5 का यूनियन सिंपली 3 4 5 होगा, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। सेवंथ ऑपरेशन ए यूनियन बी है, सिंपली ए यूनियन बी, पहले 1 2 3 4 5 दोनों का यूनियन, देन इसका सी के साथ इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी में और सी में जो चीज कॉमन है दिस इज 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे 3 4 5 लिखा हुआ है। एट्थ ऑपरेशन के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट 2 and 3 कॉमन है। देन आंसर का सी के साथ यूनियन फाइंड करना है, तो अगर मैं 2 3 का 3 4 5 6 7 8 के साथ यूनियन फाइंड करता हूं तो मुझे आंसर में 2 3 4 5 6 7 8 मिलेंगे। नाइन्थ ऑपरेशन के लिए पहले ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8। देन बी और सी का यूनियन विच इज 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 1 नहीं है, बाकी सब कुछ कॉमन है, तो 2 3 4 5 6 7 8 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स आर गिवन बिलो, 2 हो या 3 सेट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, चूंकि इसके अंदर यूनियन यूज हुआ है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन जो के दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ब्रैकेट्स चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी यूनियन सी फाइंड कर लें, बाद में उसका ए के साथ यूनियन लें, या ए यूनियन बी फाइंड कर लें, बाद में उसका सी के साथ यूनियन लें, दोनों का आंसर सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी का नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी सेम सिनेरियो है, चाहे बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लें, बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या ए और बी का पहले इंटरसेक्शन ले लें, बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन लें, तो दोनों के आंसर सेम होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमें क्या बताती है कि पहले चाहे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें, उसका ए के साथ यूनियन लें, या ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन सी फाइंड करें और दोनों का इंटरसेक्शन लें, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जहां पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम सिनेरियो है, अगर पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लें, बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करें और एंड पे यूनियन लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज आ जाते हैं। ये जो दो लॉज हैं ये डी मॉर्गन मैथमेटिशियन ने दिए थे। इसमें से पहला ये है कि ए यूनियन बी होल का जो कंप्लीमेंट है ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी अगर कंप्लीमेंट दोनों पे सेपरेट करें तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। और सेकंड वन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी अगर कंप्लीमेंट दोनों पे सेपरेट करें तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है। ये हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं। पहले हैं प्रूफ्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। प्रूफ करने का मेथड बहुत आसान है। मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये वाली साइड जो यानी ये वाला जो सेट है वो राइट साइड वाले सेट का सबसेट है, और जो राइट साइड वाला सेट है वो लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट है, तो अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होंगे तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगे। दोनों एक दूसरे के सबसेट्स एट अ टाइम प्रॉपर नहीं हो सकते। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इस साइड का सबसेट प्रूव करने के लिए ये शो करना है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट लूँ तो वो इस सेट के अंदर भी मौजूद होगा। उसके लिए लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं इन्हें दो सेट्स की तरह देखता हूं, एक सेट ये है और एक सेट ये है। अगर x ए और बी इंटरसेक्शन सी के यूनियन में पड़ा हुआ है तो अगर वो किसी एक में भी हुआ तो डेफिनेटली यूनियन में आ जाएगा। मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर x इन दोनों के यूनियन में है, दिस एम्प्लाइज या तो x ए में है या फिर x बी इंटरसेक्शन सी में है। अब इसको तो मैं फर्दर नहीं छेड़ रहा। अगर x बी इंटरसेक्शन सी में है यानी बी और सी के इंटरसेक्शन में है तो x को दोनों में होना जरूरी है। दिस एम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू ए, तो वैसे का वैसे ही है और भी वैसे का वैसे ही है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि x b में भी होगा लाजमी तौर पर और c में भी होगा लाजमी तौर पर, यानी x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। x b में भी है लाजमी तौर पर और c में भी है लाजमी तौर पर। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये मेरी एक स्टेटमेंट है, चूंकि एक स्टेटमेंट है तो मैं ब्रैकेट लगा के इसको सेव कर रहा हूं कि ये मेरी एक स्टेटमेंट है। एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है। इसको मैंने अपने पास सेव कर लिया, यानी मैंने इस स्टेटमेंट लिखा होता है x बिलोंग्स टू a और टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसे लिख लेता हूं, और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। इसको मैंने जरा रीअरेंज करके लिखा है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। बात तो एक ही है। ये जो पहली स्टेटमेंट है मुझे ये बताती है x a में भी हो सकता है और b में भी हो सकता है,
दोनों में से किसी एक में हो सकता है। अगर दोनों में से किसी एक में भी है तो दोनों के यूनियन में तो लाजमी आएगा। दिस implies आई कैन राइट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x दोनों के यूनियन में लाजमी आएगा। एंड यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, x या तो a में है या c में है, किसी एक में भी हुआ तो दोनों के यूनियन में तो लाजमी आएगा। तो आई कैन राइट x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब मेरे पास स्टेटमेंट इस तरह से है कि x a यूनियन b में भी है और x a यूनियन c में भी है, दोनों में है। दिस इंप्लाइज अगर x दोनों में है, x a यूनियन b और x a यूनियन c में दोनों में है, तो लाजमी तौर पर दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो आई कैन राइट x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन b एंड a यूनियन c। अब इनिशियली मैंने ये देखा था x इस सेट का एलिमेंट है, यहां से मुझे पता चला कि x इस सेट का एलिमेंट भी है। x तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, कोई जनरल एलिमेंट था। इसका मतलब है मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा जो इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, वो लाजमी तौर पर इस सेट के अंदर भी आएगा। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो ये वाला सेट है मेरा, वो इस सेट का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहां पे मौजूद हैं। दिस इंप्लाइज आई कैन से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एक साइड दूसरी साइड की सबसेट है। अब मैं उल्टा देखता हूं, मैं चेक करता हूं क्या ये वाला सेट भी लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट है या नहीं। उसके लिए अगेन लेट करता हूं मैं, अब की बार y को एलिमेंट है जो कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के अंदर मौजूद है। अगर वह इन दो सेट्स के यानी इस वाले सेट और इस वाले सेट के इंटरसेक्शन में है तो लाजमी तौर पर दोनों में होगा। दिस इंप्लाइज y इसके अंदर भी है, y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y इसके अंदर भी है, y बिलोंग्स टू a यूनियन c, y दोनों में है। अगर y a और b के यूनियन में है तो दोनों में से किसी एक में होगा तो काम चल जाएगा, यानी दोनों में से किसी एक में भी हुआ तो यूनियन में लाजमी आएगा। दिस इंप्लाइज आई कैन से y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अगर दोनों के यूनियन में है तो दोनों में से किसी एक में लाजमी होगा, दोनों में ना जरूरी नहीं है। एंड एज इट इज इसका भी सेम मीनिंग है, अगर y a और c के यूनियन में है तो या तो y a में होगा या फिर y c में होगा। अब y बिलोंग्स टू a इकट्ठा लिखा हुआ है, मैं इन अ सेंस दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, ये कॉमन नहीं है वैसे तो एक स्टेटमेंट है। दिस इंप्लाइज तो आफ्टर रीअरेंजिंग आई कैन राइट इट एज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ये मेरी एक स्टेटमेंट है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली बात है कि y b और c चूंकि दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में लाजमी होगा। दिस इंप्लाइज आई कैन से y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब y a में भी हो सकता है और b इंटरसेक्शन c में भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक में भी होगा तो यूनियन में तो लाजमी आएगा। तो आई कैन से दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब फिर से देखा जाए y तो इस वाले सेट का मेंबर था, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ वाले सेट का हर मेंबर यहाँ पे लाजमी मौजूद होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c is a subset of a union b intersection c. I can say this is my relation number 1 and this is my relation number 2. So from 1 and 2 चूंकि दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों इक्वल हैं। सो a यूनियन b इंटरसेक्शन c is same as a union b इंटरसेक्शन a यूनियन c। सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी सेम मेथड यूज कर रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ x कोई मेरे पास मेंबर है जो कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c से बिलोंग करता है। अगर x a और b यूनियन c के इंटरसेक्शन में है तो लाजमी तौर पर दोनों में होगा, दोनों में कॉमन होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा। दिस इंप्लाइज आई कैन से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब अगर x b और c के यूनियन में है तो
दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है, तभी यूनियन में आया। सो वी कैन से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। या तो x b में है या c में है। अब इस स्टेटमेंट को मैं रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकता हूं दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट की बात करूं तो मुझे ये बता रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x a और b दोनों में मौजूद है। सो वी कैन से अगर दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाजमी आएगा, x शुड बी इन a इंटरसेक्शन b। और एज इट इज सेकंड स्टेटमेंट ये बताती है कि x a में भी है और c में भी है, तो मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब ये स्टेटमेंट मुझे ये बताती है कि x या तो a इंटरसेक्शन b में है या फिर a इंटरसेक्शन c में है। दोनों में से किसी में भी हुआ, दोनों के यूनियन में तो लाजमी होगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इनिशियली x इस सेट से बिलोंग करता था, अब इस सेट से भी बिलोंग करता है, यानी इस वाले सेट का हर एलिमेंट इस वाले सेट में होगा। तो आई कैन से दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन c is a subset of a intersection b union a intersection c. I can call it my relation number 1. Similarly, let y belongs to the set on the right hand side a intersection b union a intersection c। अगर y इस वाले और इस वाले सेट के यूनियन में है तो दोनों में से किसी एक में लाजमी होगा, तभी यूनियन में आया। तो आई कैन से दिस implies y belongs to a intersection b और y belongs to a intersection c। अब अगर y a और b के इंटरसेक्शन में है देन वी कैन से कि y a और b दोनों में है, दैट y belongs to a एंड y belongs to b। और यहां पे एज इट इज सेम मीनिंग सेकंड स्टेटमेंट का, अगर y a और c के इंटरसेक्शन में है तो दोनों में मौजूद होगा, तभी इंटरसेक्शन में आया। दिस मींस y belongs to a and y belongs to c। from here we can say अगर मैं y belongs to a y belongs to a दोनों को इन अ सेंस कॉमन निकालूं, या मैं इन अ सेंस एक दफा में लिख लूं, एक बार लिख लूं, तो आई कैन रीअरेंज दिस स्टेटमेंट एंड आई कैन राइट दैट y belongs to a and y belongs to b और y belongs to c। अब अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर वाली स्टेटमेंट को देखूं तो y b से भी बिलोंग करता है, यानी y या तो b से बिलोंग करता है या c से बिलोंग करता है, किसी एक में लाजमी मौजूद है। अगर किसी एक में है तो दोनों के यूनियन में तो लाजमी होगा। तो आई कैन से y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब मुझे ये पता है y a में भी लाजमी है और b यूनियन c में भी लाजमी है, दोनों में मौजूद है। अगर दोनों में है दिस इंप्लाइज y को बिलोंग करना चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन से भी, यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन c से भी लाजमी बिलोंग करना चाहिए। अब इनिशियली y तो इस सेट का मेंबर था, तो वो इस वाले सेट का मेंबर भी हो गया, मींस इस वाले सेट का हर मेंबर इस वाले सेट का मेंबर होगा। तो आई कैन से दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c is a subset of a intersection b union c। I can call it my relation number 2। so from 1 and 2, चूंकि दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो ये एक ही केस में पॉसिबल है अगर दोनों इक्वल हैं। a intersection b union c is same as a intersection b union a intersection c। नेक्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज है, इनको प्रूफ करने का सिनेरियो भी सेम है। मैं लेट करता हूं x बिलोंग्स टू द सेट a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट। अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है तो a यूनियन b में नहीं होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो a यूनियन b के एलिमेंट्स ना हो। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट
x does not belongs to a union b। अगर x a और b दोनों के यूनियन में नहीं आया, इसका एक ही मीनिंग है, ना तो x a से बिलोंग करता है ना ही b से बिलोंग करता है, तभी यूनियन में नहीं आया। सो आई कैन से x does not belongs to a and x does not belongs to b। From here we can say अगर x a में नहीं है तो a के कंप्लीमेंट में तो लाजमी होगा। I can say x belongs to a complement and सेम केस है x belongs to b complement। अगर b में नहीं है तो b के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा। अब x a के कॉम्प्लीमेंट में भी है और b के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो क्या दोनों के इंटरसेक्शन में होगा? ऑफ कोर्स यस। दिस मींस x belongs to a complement इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इनिशियली x इस सेट का मेंबर था, मुझे पता चला कि x इस सेट का भी मेंबर है, मींस इस सेट का हर मेंबर इस वाले सेट का मेंबर होगा। तो आई कैन कंक्लूड दैट ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई कैन से दिस इज माय रिलेशन नंबर 1। सिमिलरली लेट करता हूं y is some member of the set A complement intersection B complement। y कोई A complement और B complement का मेंबर है दोनों के इंटरसेक्शन का, तो अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है तो दोनों में लाजमी होगा। दिस इंप्लाइज y belongs to A complement and y belongs to B complement। अगर y A के कॉम्प्लीमेंट में है तो A में तो नहीं होगा। दिस इंप्लाइज I can say y does not belongs to A and y also does not belongs to B। This implies अगर y A में भी नहीं है B में भी नहीं है तो लाजमी तौर पर दोनों के यूनियन में भी नहीं आएगा। y does not belongs to A यूनियन B। और अगर y A यूनियन B में नहीं है तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा। दिस मीन्स y belongs to A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सेम सिनेरियो, इनिशियली यहां से लिया था एलिमेंट, यहां पे भी है, मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में मौजूद होगा। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आई कैन से दिस इज माई रिलेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 A union B whole complement is same as A complement intersection B complement। सेम डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ मैं लेट करता हूं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। A x जो है ना A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। दिस मीन्स अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x डेफिनेटली A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करेगा, कभी भी नहीं बिलोंग करेगा। अगर x A और B के इंटरसेक्शन में नहीं है तो प्रोबेबली x किसी एक में ना हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में आने के लिए तो दोनों में होना चाहिए। अगर किसी एक में भी ना आया x तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो आई कैन से दैट x पॉसिबल है A में ना हो या फिर x पॉसिबल है B में ना हो। दोनों केसेस में अगर x A में नहीं है तो x लाजमी तौर पर A कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। सिमिलरली अगर x B में नहीं है तो B कॉम्प्लीमेंट में तो लाजमी होगा। अब मुझे ये पता है कि x A कॉम्प्लीमेंट में है या B कॉम्प्लीमेंट में है, दोनों में से किसी एक में भी हुआ तो दोनों के यूनियन में तो लाजमी होगा। सो x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इनिशियली यहां पे था, यहां पे भी मिल गया मुझे, मतलब इस सेट के हर एलिमेंट यहां पे लाजमी तौर पर होंगे। तो आई कैन से दैट A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। I can say this is my relation number 1। Similarly, let y is another element which belongs to A complement union B complement। This implies अगर दोनों के यूनियन में है तो अगर किसी एक में भी हुआ तो काम चल जाएगा। So I can say y belongs to A complement और y belongs to B complement। या तो y A complement में है या फिर y B complement में है।
इन बोथ केसेस अगर y a कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है y a में नहीं होगा। ऑल्सो अगर y b कॉम्प्लीमेंट में है तो y b में भी नहीं होगा। अगर y a में भी नहीं है b में भी नहीं है तो क्या दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा? नोप। दैट मीन्स y डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। यानी या तो a में नहीं है या फिर b में नहीं है, किसी एक में भी ना हुआ तो इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में आने के लिए उसे दोनों में होना जरूरी है। इसका मतलब है अगर y a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो y लाजमी तौर पर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा। y तो इस सेट का एलिमेंट था, वो इसका भी हो गया, मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट का भी एलिमेंट है। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट is a subset of A intersection B whole complement. I can say this is my relation number 2. From 1 and 2 we can say that चूंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो एक ही सिनेरियो में पॉसिबल है अगर दोनों इक्वल हो जाए। सो A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement. ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई एम्बिग्विटी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।